गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर रहकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ, जैसे हम डेली करते हैं। तो आज का हमारा कोड क्या है कि जब रास्तों पर चलते चलते मंजिल का ख्याल न आए, जब रास्तों पर चलते चलते मंजिल का ख्याल न आए तो आप सही रास्ते पर है। बिल्कुल सही बात है कि जब आपको ये पता ही ना चले कि मंजिल पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, कितनी दूर है, तो इसका मतलब ये है कि आप सही रास्ते पर है। तो इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ये हमारी कौन सी क्लास होती है? करंट अफेयर की क्लास होती है, जो हर एग्जाम में करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम हो आप उसमें देख लीजिए, कोई कम से कम 10 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर से ही लिए जा रहे हैं हर एग्जाम में आजकल। तो आपको क्या करना है, कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलेंगे और अच्छे से पिछली क्लास को रिवाइज करके ही अगली क्लास में आना है। जैसे मैं आपको डेली बोलती हूँ कि पिछली वाली क्लास का रिवीजन कीजिए, तब अगली क्लास में आइए। तो देखते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था IDEA के सलाहकारों के बोर्ड में किसे शामिल किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय संस्था IDEA के सलाहकारों के बोर्ड में किसे शामिल किया गया है? बताइए। ऑप्शन 1 है हमारा CEC सुनील अरोड़ा, ऑप्शन B है नंद किशोर पृष्टी, ऑप्शन C है संजीव मेहता और संजीव है ये संजीव मेहता, और ऑप्शन डी है श्रुति सितारा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था IDEA के सलाहकारों के बोर्ड में किसे शामिल किया गया है? बताइए। तो इसका आंसर हो जाता है हमारा CEC सुनील अरोड़ा, यानी ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किस प्रसिद्ध व्यक्ति का 104 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित 104 वर्ष की उम्र में किस प्रसिद्ध व्यक्ति का निधन हो गया? ऑप्शन 1 है सुमित्रा महाजन, ऑप्शन B है रामविलास पासवान, ऑप्शन C है नृपेंद्र मिश्रा और ऑप्शन D है नंद किशोर पृष्टी। बताइए फटाफट से इसका आंसर क्या हो जाता है? सुमित्रा महाजन, रामविलास पासवान, नृपेंद्र मिश्रा या नंद किशोर पृष्टी। तो पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित व्यक्ति जो 104 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ है, उनका नाम है नंद किशोर पृष्टी। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, नंद किशोर पृष्टी का निधन हुआ है 104 वर्ष की उम्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद आ जाती है हमारी झटका सीरीज। झटका सीरीज में कौन कौन से क्वेश्चन है? कॉपी और पेन लेके बैठेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तो इसमें जैसे कि अभी पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित व्यक्ति का नाम पूछा गया था कि उनका निधन हो गया है, तो इसमें हम किसकी सीरीज लेके आए हैं? पद्मश्री पुरस्कारों की सीरीज लेके आए हैं। तो इस वर्ष कितने हस्तियों को पद्मश्री अवार्ड दिया गया है? तो टोटल 119 हस्तियों को, 119 व्यक्तियों को क्या दिया गया है? पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। अब वो 119 के नाम तो हम नहीं लिख सकते, लेकिन उनमें से कुछ प्रमुख है जिनके नाम है यहाँ पे नोट डाउन है, आप फटाफट से उनका नाम लिखना शुरू करेंगे। तो इनमें से 7 ऐसी हस्तियां थी जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। किससे सम्मानित किया गया था? पद्म विभूषण से। तो पहला नाम कौन है? शिंजो आबे। शिंजो है ये, शिंजो आबे पब्लिक अफेयर्स कहाँ के थे? जापान के, जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। दूसरा है SP बाला सुब्रमण्यम, जिन्हें मरणोपरांत यानी उनकी मृत्यु के बाद सम्मानित किया गया। कला से संबंधित थे और कहाँ के हैं? तमिलनाडु के हैं। तीसरा है डॉक्टर बेले मोनप्पा हेगड़े। डॉक्टर बेले मोनप्पा हेगड़े मेडिसिन के क्षेत्र में कहाँ से थे? कर्नाटका के हैं, जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। 4th नंबर पे है ये 7 ऐसी हस्तियां है जिन्हें पद्म विभूषण दिया गया है। पद्म पुरस्कारों में पद्म भूषण, पद्म विभूषण सभी होते हैं, तो इन्हें क्या दिया गया है? पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है श्री नरिंदर सिंह कंपनी, इन्हें भी मरणोपरांत ही सम्मानित किया गया। ये किस क्षेत्र से थे? साइंस एंड इंजीनियरिंग के, और यूएसए के थे। इन्हें
सम्मानित किया गया, किससे? पद्म विभूषण से। 5वें नंबर पे है मौलाना वहीदुद्दीन खान। मौलाना वहीदुद्दीन खान, इन्हें किसके क्षेत्र में दिया गया? अध्यात्म के क्षेत्र में। कहाँ के हैं? दिल्ली के हैं। बीबी लाल पुरातत्व 6 नंबर पे है बीबी लाल, इन्हें किसके लिए दिया गया? पुरातत्व के लिए दिया गया, दिल्ली से है ये। नेक्स्ट है 7वें नंबर पे सुदर्शन साहू, इन्हें किस क्षेत्र में दिया गया? कला के क्षेत्र में दिया गया, और ये कहाँ के निवासी है? ओडिशा के रहने वाले हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं कि 119 हस्तियों में से 7 हस्तियों को पद्म विभूषण मिला है, जिनके नाम है शिंजो आबे पब्लिक अफेयर्स जापान, एसपी बाला सुब्रमण्यम कला के क्षेत्र में तमिलनाडु, इन्हें शिंजो आबे को पब्लिक अफेयर्स में मिला है। डॉक्टर बेले मोनप्पा हेगड़े को मेडिसिन के क्षेत्र में कर्नाटक के है। श्री नरेंद्र सिंह कंपनी को साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, मौलाना वहीदुद्दीन खान अध्यात्म के क्षेत्र में, बीबी लाल पुरातत्व के क्षेत्र में, और सुदर्शन साहू कला के क्षेत्र में। नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद क्या आता है। ये तो हो गई 7 ऐसी हस्तियां जिन्हें दिया गया था पद्म विभूषण। अब आ जाता है पद्म भूषण। पद्म भूषण से किसे सम्मानित किया गया, उनके नाम भी नोट डाउन करेंगे। तो इसमें सबसे पहला नाम है कृष्ण नायर शांत कुमारी, कला के क्षेत्र में है, केरल से है। कृष्ण नायर शांत कुमारी कला के क्षेत्र में पद्म भूषण दिया गया, कहाँ से है? केरल से है। दूसरा है हमारा तरुण गोगोई। तरुण गोगोई को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, किस में? पब्लिक अफेयर्स में। कहाँ के है ये? असम के है, असम। तीसरा है चंद्रशेखर कंबरा, किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में दिया गया, शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में। ये कहाँ के है? कर्नाटक के है। चौथा है सुमित्रा महाजन, इन्हें किस क्षेत्र में? पब्लिक अफेयर्स में, मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट है नृपेंद्र मिश्र, किस क्षेत्र में? सिविल सर्विसेज, उत्तर प्रदेश। सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में इन्हें नृपेंद्र मिश्र को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ये पद्म भूषण के है 10 प्रमुख हस्तियां, 10 प्रमुख व्यक्ति, और वो कौन है? पद्म विभूषण से सम्मानित है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है रामविलास पासवान, इन्हें मरणोपरांत दिया गया था पब्लिक अफेयर्स में। ये कहाँ पे? बिहार से। इसके बाद है केशुभाई पटेल, इन्हें भी मरणोपरांत ही पद्म भूषण से सम्मानित किया गया पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में, और ये कहाँ से है? गुजरात से। 60वें नंबर पर है कल्बे सादिक, इन्हें भी मरणोपरांत ही पुरस्कार दिया गया। अध्यात्मवाद है ये, उत्तर प्रदेश से। 9वें नंबर पे है रजनीकांत देवीदास, इन्हें उद्योग के क्षेत्र में, और ये कहाँ से है? महाराष्ट्र से है। 10वें नंबर पे है तरलोचन सिंह, पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में, और ये हरियाणा से है। तो 10 ये हो गए, और 7 हो गए हमारे पद्म विभूषण से सम्मानित, 10 हो गए हमारे पद्म भूषण से सम्मानित। इसके बाद कितने बचे? 119 में से 102 बचे। तो 102 नोट करके क्या लिखा हुआ है कि 102 पद्मश्री पुरस्कार पाने वालों में कौन कौन थे? गोवा की पूर्व राज्यपाल मृदुला सिंह, इन्हें भी मरणोपरांत सम्मानित किया गया। ब्रिटिश फिल्म निर्देशक बुक फादर वेल्स, इन्हें भी मरणोपरांत ही किया गया। और प्रोफेसर चमनलाल शत्रु, इन्हें भी मरणोपरांत ही सम्मानित किया गया। 102 के नाम तो हम नहीं लिख सकते, लेकिन इनमें से मुख्य जो है नाम वो कौन कौन से है? राज्यपाल, गोवा की राज्यपाल है मृदुला सिंह, ब्रिटिश फिल्म निर्देशक बुक फादर वेल्स, और प्रोफेसर चमनलाल शत्रु, इन्हें मरणोपरांत क्या किया गया? पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। गोवा कांग्रेस के विधायक रवि नाइक ने अपने पद से इस्तीफा देकर किस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली? बताइए इसका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन 1 है हमारा आम आदमी पार्टी, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय लोकदल, ऑप्शन सी है हमारा भारतीय जनता पार्टी, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए गोवा कांग्रेस के विधायक रवि नाइक, रवि नाइक ने अपने पद से इस्तीफा देकर किस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली? तो उन्होंने की है भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4।
कि वर्ष 2022 एवं वर्ष 2021 का प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? बताइए, वर्ष 2022 और वर्ष 2021 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन 1 है असमिया साहित्यकार नीलमणि फुकन को 2022 का, कोंकणी के साहित्यकार दामोदर मौजी, कोंकणी के साहित्यकार, ये यहाँ पे लिखना था, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ये ऑप्शन बी में लिखना था, कोंकणी के साहित्यकार दामोदर मौजी को 2021 में। तीसरा ऑप्शन है दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए फटाफट से क्या हो जाता है इसका राइट आंसर कि वर्ष 2022 एवं 21 का प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो 2022 का तो किया गया असम के साहित्यकार नीलमणि फुकन को और 2021 का किया गया कोंकणी के साहित्यकार दामोदर मौजी को। तो ऑप्शन कौन सा हो जाता है हमारा? सी ऑप्शन हो जाता है, यानी दोनों को दिया गया सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। क्या होता है ज्ञानपीठ पुरस्कार? यह पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है? भारतीय साहित्य के लिए दिया जाता है और यह सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। कौन सा? ज्ञानपीठ पुरस्कार। भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची के तहत क्या करता है, बताई गई 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में लिखता हो, इस पुरस्कार का के योग्य माना जाता है। यानी 8वीं अनुसूची में हमारी 22 भाषाओं का वर्णन दिया गया है, 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में अगर कोई साहित्य के क्षेत्र में लिखता है तो उसे इस पुरस्कार का के योग्य माना जाता है। इसमें राशि कितनी दी जाती है? इसमें 11 लाख की राशि दी जाती है। कितनी दी जाती है? 11 लाख रुपए और एक प्रतिमा दी जाती है, कांसे की प्रतिमा दी जाती है वाग्देवी की। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्रारंभ कब हुआ था? 1965 में हुआ था। शुरुआत कब हुई थी? 1965 में हुई थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की राशि कितनी थी उस समय थी 1 लाख। शुरुआत कब से हुई थी? 1 लाख से शुरुआत हुई थी। 1965 में इसकी राशि 1 लाख थी। उसके बाद 2005 से इसकी राशि कितनी हो गई? 7 लाख हो गई। कितनी हो गई? 2005 के बाद 7 लाख की राशि दी जाने लगी। और हिंदी साहित्यकार कुंवर नारायण पहले व्यक्ति थे। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसे पहले व्यक्ति या पहले साहित्यकार का नाम बताए जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार में 7 लाख की राशि दी गई थी, तो 7 लाख की राशि प्रदान करने वाले, प्राप्त करने वाले पहले साहित्यकार थे कुंवर नारायण। कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार की 7 लाख की प्रथम राशि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस भारतीय मूल के डॉक्टर को नासा ने अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना है? बताइए, किस भारतीय मूल के डॉक्टर को नासा ने अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना है? फटाफट से आंसर देंगे। ऑप्शन 1 है सुनीता विलियम्स, ऑप्शन बी है श्रीनिवासचारी, ऑप्शन सी है अमेरिकी एयरफोर्स के लेफ्टिनेंट, ये लेफ्टी है, लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर अनिल मेनन, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, यानी अमेरिकी एयरफोर्स के लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर अनिल मेनन को चुना गया है अंतरिक्ष यात्री के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद विरोध के प्रतीक रहे भारतीय मूल के किस व्यक्ति का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? इब्राहिम इस्माइल इब्राहिम, ऑप्शन बी है विनोद मेहता, ऑप्शन सी है संजीव कुमार बंसल, और ऑप्शन डी है विकास कुमार। बताइए फटाफट से इसका आंसर क्या हो जाता है? दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद विरोध के लिए प्रतीक रहे भारतीय मूल के किस व्यक्ति का 84 वर्ष की 84 ईयर्स में निधन हो गया? उनका नाम क्या है? इब्राहिम इस्माइल इब्राहिम, विनोद मेहता, संजीव कुमार बंसल या विकास कुमार। तो उनका नाम हो जाता है इब्राहिम इस्माइल इब्राहिम, यानी ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन।
फटाफट से करते हुए चलेंगे, नोट डाउन करेंगे अपनी कॉपी में एक एक क्वेश्चन को। महिला टेनिस एसोसिएशन के किस खिलाड़ी को साल की सर्वश्रेष्ठ नवोदित खिलाड़ी का अवार्ड प्रदान किया गया? बताइए, महिला टेनिस एसोसिएशन ने किस खिलाड़ी को साल की सर्वश्रेष्ठ नवोदित खिलाड़ी का अवार्ड प्रदान किया? तो ऑप्शन 1 है हमारा अंकित भावरी, ऑप्शन बी है एमा रादुकोनू, तीसरा ऑप्शन है सानिया मिर्जा और चौथा ऑप्शन है हमारा रिया भाटिया। फटाफट से आंसर देंगे। अंकित भावरी, अंकिता है ये, अंकिता भावरी, एमा रादुकोनू, सानिया मिर्जा और रिया भाटिया। बताइए इसका आंसर क्या हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाता है हमारा एमा रादुकोनू। क्या हो जाता है? 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर एमा रादुकोनू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्या आ जाता है इसके बाद? रामबाण प्रश्नों की सीरीज आ जाती है। फटाफट से आप मेरे साथ साथ ही नोट डाउन करते हुए चलेंगे। इसमें हमने लिया है ओलंपिक। क्या लिया है? ओलंपिक के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा ओलंपिक कब हुआ था? फटाफट से मेरे साथ साथ ही आप लोग नोट डाउन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे पहला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कब हुआ था? 18 किस में हुआ था? 69 में। ये गलत लिखा हुआ है, ये 69 नहीं 96 है, ठीक है। तो हम इसे पूरा ही लिख लेते हैं 1896, ठीक है। पहला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था 1896 में। कहाँ पे हुआ था? एथेंस में हुआ था, ग्रीस में। कहाँ पे हुआ था? एथेंस, एथेंस ग्रीस में हुआ था, ठीक है। इसके बाद है दूसरा 31वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कब हुआ? 2016 में हुआ। 31वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2016 में कहाँ पे हुआ था? रियो में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? रियो। रियो कहाँ पे है? ब्राजील में। रियो ब्राजील में हुआ था 31वां ओलंपिक ग्रीष्मकालीन। 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में हुआ था। 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में कब हुआ था? 2020 और 21 के बीच टोक्यो में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? टोक्यो। इसके बाद 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कब होगा? 2024 में होगा। कहाँ पे होगा? पेरिस फ्रांस में होगा। कहाँ पे होगा? पेरिस में होगा, फ्रांस में। पेरिस फ्रांस। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि पहला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 1896 में एथेंस ग्रीस में हुआ था। 31वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2016 रियो ब्राजील में हुआ था। 32वां ग्रीष्मकालीन 2020 टोक्यो में हुआ था। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में होगा। कहाँ पे होगा? पेरिस फ्रांस में होगा। 2020 टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या है? बताइए। शुभंकर है मिराई ताइबो। क्या है शुभंकर? मिराई ताइबो है 2020 का ओलंपिक का शुभंकर। पैरा ओलंपिक का अगर आपसे पूछा जाए क्या होगा कि पैरा ओलंपिक का शुभंकर क्या होगा? बताइए। तो इसका शुभंकर है सोमेटी। क्या है? सोमेटी। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का अध्यक्ष कौन है? पूरा क्वेश्चन नहीं छपा हुआ है, ये मैं लिख देती हूँ। अध्यक्ष कौन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का? थॉमस बोक का अध्यक्ष कौन है? थॉमस बोक। इसके बाद है 2022 का विंटर ओलंपिक में क्वालीफाई करने वाले कौन कौन है? 2022 में जिन्होंने विंटर ओलंपिक क्वालीफाई किया है उनमें कौन कौन है? पहली नाविका है नेत्रा कुमानन, पहली तलवारबाजी है भवानी सिंह जो तलवारबाजी में फर्स्ट आई है, और पहली पहलवान है विनेश फोगाट। कौन है? विनेश फोगाट। फटाफट से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। पहली नाविका नेत्रा कुमानन, पहली तलवारबाजी भवानी सिंह और पहली पहलवान विनेश फोगाट।
एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं रामबाण प्रश्नों की सीरीज। पहला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ 1896 में एथेंस में ग्रीस में। 31वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2016 रियो ब्राजील में। 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में हुआ, टोक्यो में हुआ। 33वां ग्रीष्मकालीन 2024 में होगा, कहाँ पे होगा? फ्रांस में होगा, पेरिस में। 2020 टोक्यो ओलंपिक का शुभांकर था मिराई ताइबो। पैरा ओलंपिक का शुभांकर था सोमेटी। राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का अध्यक्ष थॉमस बोक। 2022 का विंटर ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली नाविका थी नेत्रा कुमानन। पहली तलवारबाजी में प्रथम स्थान पर थी भवानी सिंह और पहलवान में प्रथम स्थान पर थी विनेश फोगाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021 का खिताब किस जीतने वाली पहली भारतीय बन गई? मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? बताइए फटाफट से। ऑप्शन 1 है मानुषी छिल्लर, ऑप्शन बी है प्रियंका चोपड़ा, ऑप्शन सी है श्रुति सितारा और ऑप्शन डी है युक्ता मुखी। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी श्रुति सितारा मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर। फिक्की के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? फिक्की के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बताइए। ऑप्शन ए है हमारा विनोद मेहता, ऑप्शन बी है संजीव मेहता, ऑप्शन सी है प्रकाश पादुकोण और ऑप्शन डी है सतीश रेड्डी। बताइए फिक्की के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? संजीव मेहता, विनोद मेहता, प्रकाश पादुकोण या सतीश रेड्डी। तो आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन बी, यानी संजीव मेहता को फिक्की के अगले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ष 2021 के लिए अपना वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। बताइए फटाफट से इसका आंसर क्या हो जाता है? कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ष 2021 के लिए अपना वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा वैक्स, ऑप्शन बी है क्वारंटाइन, ऑप्शन सी है प्रजर्वेंस और ऑप्शन डी है क्लाइमेट इमरजेंसी। बताइए क्या हो जाता है इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन सी, यानी प्रजर्वेंस। इसका हमारा राइट आंसर हो जाता है 10 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये 11 नंबर क्वेश्चन है, 10 गलत लिखा हुआ है और इसका आंसर आप लोग देंगे। इसका आंसर कौन देगा? आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, वैसे आप देते नहीं हो। तो ये हो जाता है 11 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर देंगे आप लोग, ठीक है। कि न्यूज एजेंसी राइटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में ब्राजील को पीछे छोड़कर अरब देशों को फूड एक्सपोर्ट मामले के प्रथम स्थान फूड एक्सपोर्ट मामले में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। ऑप्शन भी दे देती हूं मैं आपको, अमेरिका, इंग्लैंड, भारत और पाकिस्तान। बताइए इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाता है? आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिर से आ जाती है हमारी रामबाण प्रश्नों की सीरीज। फटाफट से इसे नोट डाउन करेंगे अपनी कॉपी में और सब कुछ अच्छे से देखते हुए चलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा रामबाण सीरीज में? रामबाण यानी हर पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जाए, जो हर पेपर में पूछा जाए, हर पेपर के लिए रामबाण। बोलते हैं ना कि एक दवाई ऐसी होती है जो हर शरीर के सारे रोगों को दूर कर देती है। तो यही वही रामबाण सीरीज है जो हर पेपर में, हर क्वेश्चन में, हर पेपर में, हर एग्जाम में आपसे पूछी जाती है। इसे आप अच्छे से याद करके जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिडनी बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? फटाफट से बताएंगे आप लोग, सिडनी बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? फटाफट से आंसर देते हुए चलिए। तो इसका आंसर है हमारा लखनऊ में। कहां पर है? लखनऊ।
साथ साथ ही नोट डाउन करते हुए चलेंगे आप। दूसरा क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ था, कब हुआ था? 1949 में हुआ था। किसके आयोग किसकी सिफारिश पर बना था रिजर्व बैंक? यंग हिल्टन आयोग, यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? शक्तिकांत दास है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन है? बताइए। दिनेश खारा। कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन का नाम है दिनेश खारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत का पहला पेमेंट बैंक कौन सा है? बताइए। तो कौन सा है? एयरटेल। एयरटेल है भारत का पहला पेमेंट बैंक। आपका भला सबकी भलाई, आपका भला सबकी भलाई किसका ध्येय वाक्य है? बताइए। ये ध्येय वाक्य है किसका? ध्येय वाक्य बताइए कौन से बैंक का है? तो ये बंधन बैंक का ध्येय वाक्य है। बंधन बैंक का ध्येय वाक्य कौन सा है? आपका भला सबकी भलाई। इसके बाद है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब शुरू हुआ था? बताइए। 1949 में, 1949 में हुआ था। फटाफट से इसे नोट डाउन करेंगे आप लोग, फटाफट से नोट डाउन करिए। इसके बाद है नाबार्ड की स्थापना। नाबार्ड नहीं है, ये नाबार्ड है। नाबार्ड की स्थापना बताइए फटाफट से कब हुई थी? 1982 में हुई थी। 1982, 1982। किसकी सिफारिश पर? शिवरमन समिति की सिफारिश पर। शिवरमन समिति की सिफारिश पर, समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुई थी। ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और गोविंद चिंतालू क्या है? इसके हेड है। नाबार्ड के हेड कौन है? गोविंद चिंतालू। इसके बाद आता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बताइए फटाफट से। 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएनबी बैंक में किन दो बैंकों का विलय हुआ है? पंजाब नेशनल बैंक में किन दो बैंकों का विलय हुआ है? फटाफट से बताएंगे आप लोग। बताइए। तो इसका आंसर हो जाता है यूनाइटेड बैंक, यूनाइटेड बैंक और ओरिएंटल बैंक। किसका विलय हुआ है? यूनाइटेड बैंक और ओरिएंटल बैंक का विलय हुआ है पंजाब नेशनल बैंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? बताइए फटाफट से। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था नागपुर में। और किस दिन हुआ था? 10 जनवरी को हुआ था। नागपुर में 10 जनवरी को पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ था। फटाफट से इन्हें नोट डाउन कीजिए। मैं साइड हो जाती हूँ, एक बार फिर से रिपीट कराती हूँ। सिडनी बैंक का मुख्यालय है लखनऊ में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन दिनेश खारा। भारत का पहला पेमेंट बैंक एयरटेल। आपका भला सबकी भलाई ध्येय वाक्य बंधन बैंक का है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में हुआ था। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी शिवरमन समिति की सिफारिश पर। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। पीएनबी बैंक में दो बैंकों का विलय हुआ है, यूनाइटेड बैंक और ओरिएंटल बैंक। और पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? नागपुर में हुआ था, 10 जनवरी को हुआ था। इसके बाद आगे चलते हैं। 11वां क्वेश्चन, संघ की आधिकारिक भाषा क्या है? बताइए फटाफट से। संघ की आधिकारिक भाषा, चलिए फटाफट से आंसर देंगे आप लोग। संघ की आधिकारिक भाषा कौन से अनुच्छेद में है? बताइए। अनुच्छेद कौन सा है संघ की आधिकारिक भाषा के लिए? अनुच्छेद 343। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 343, 343। इसके बाद 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? बताइए। 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो मूल संविधान में थी 14 भाषाएं। और अब कितनी है? अब है 22 भाषाएं। अब कितनी है? वर्तमान में 22 है और मूल संविधान में थी 14 भाषाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार कौन है? बताइए।
स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार का नाम बताइए, किसने बनाई थी वो? तो उनका नाम है राम सुतार। क्या है उनका नाम? राम सुतार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काकरापार परमाणु संयंत्र किस नदी के किनारे पर स्थित है? काकरापार परमाणु संयंत्र किस नदी के किनारे पर स्थित है? ताप्ती नदी के। ताप्ती नदी कहाँ पर है स्थित? सूरत में। कहाँ पर? सूरत में है, ताप्ती नदी के किनारे पर स्थित। पत्ते संग्रहालय कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई? बताइए फटाफट से। पोत संग्रहालय है, ये गलत टाइपिंग है। पोत संग्रहालय कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई? पोत संग्रहालय कहाँ करने की घोषणा की गई? बताइए फटाफट से। लोथल गुजरात। कहाँ पर की गई? लोथल गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? बताइए फटाफट से, दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? 12 मार्च 1930।